जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया बगैर ब्रेक के। और जी ऑनलाइन वालों ने जो ब्रेक लिया ना बीच में, हमने कोई नहीं ब्रेक ली। लिया भाई को ब्रेक? नहीं ना ली। अब 45 मिनट्स तक इंशाल्लाह फिर ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये बात जो आपको थोड़ी समझ नहीं आई, ज़रा एक और तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने की। लीड टाइम 5 दिन है, 6 दिन है, 7 दिन है, 8 दिन है, 9 दिन है और 10 दिन है, ऐसा ही है। अब रीऑर्डर लेवल जो हमने निकाला वो कैसे निकाला जी? हमने कहा जी मैक्सिमम यूजेज पकड़ो इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हर लेवल पे मैं निकाल देता हूं, ठीक है। मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्या आया रीऑर्डर लेवल? 3-1। इस लेवल पे तो उसने नहीं ना मांगा हुआ, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है जी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये 5 दिन में आ जाएगा? 32%। इसका मतलब रिस्क ऑफ स्टॉक आउट कितना है फिर? जी बोलें। नहीं, ऐसे नहीं करना। बेसिकली मैंने यूं कहना है कि 100% में से 32% यहाँ पे निकल जाता है ना, तो 68% चांस है, ठीक है जी। रिस्क परसेंटेज इसमें ही है, ठीक है। आगे बढ़ें जी। उसके बाद रिस्क परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी रिस्क परसेंटेज, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, लेकिन ये रिस्क वाली परसेंटेज मैंने ऐसे निकाली है। चलें नेक्स्ट आगे बढ़ें जी। उसके बाद अगर 6 दिन है तो मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम 37। इसकी प्रोबेबिलिटी तो 85 बन गई ना, ये टोटल 85 बन गई कि 6 डेज पे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 32 और वो ऐड हो गया ना, ठीक है। तो उस हिसाब से ये रीऑर्डर लेवल मैं आपको एक और तरीके से निकाल के दे रहा हूँ। तो 100 माइनस, दोनों माइनस होंगे ना, 32 माइनस, तो वो मैं 85 ही लिख देता हूँ, वहाँ 85 लिखा हुआ है, ठीक है जी। जी कितना? अभी भी वहाँ नहीं पहुँचे। उसके बाद ऐसे ही 630 इंटू जी 44410 और 5% और ऐड हो गया। और यहाँ पर रिस्क ये मैंने निकाल कर दिया आपको कि 4410 का ऑर्डर 10% स्टॉक आउट हो, ठीक है जी। आगे बढ़े, इससे आगे करें, जल्दी करें। इससे अगला कितना था? 5040 था, 5040 ये सामने 5040 जी। 95%, 5%, ये दोनों असल में उसने कहा था कि ये वाले लेवल निकाल दो, ठीक है। खैर चलें छोड़ें, अब जो हो गया वो तो हो गया, दोबारा ये थोड़ी आ जाना, दोबारा नवा चांद चढ़ना है। 5690 और यहाँ पर ऐसी तरह से, तो सब पे ये लेवल्स पे निकल सकता था जी। 100% हो गया और यहाँ पे फिर 0%, ठीक है। इससे आगे तो जा नहीं सकता। तो खैर ये नहीं करना जो मैंने आपको अब करवाया, ठीक है। हाँ फिर भी रहना तो नहीं ना, क्रॉस भी लगा हुआ ताकि तस्वीर में आए। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे चले हो तो उठ के ही चले गए हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फिर ईओक्यू वाला सवाल भी कर ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमने एक और सवाल कर लिया है, इत्तलान अर्ज है, हम खात्मे के और नज़दीक हो गए। ये सवाल दिल बिल्कुल नहीं कर रहा मेरा कराने का, लेकिन क्या करूं, करवाऊंगा। कितने बच्चों ने किया था मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाला घर पे ट्राई? माशाल्लाह, नहीं करवाऊंगा फिर लग गई समझ मैनू ही कराना पैना है। और ये दो छोटे छोटे सवालियां हैं, सवालियां आप 3 करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूरा रिवाइज कर लें, ख़त्म करें कहानी, रिवीजन क्लास में आए। इसके बाद जनाब ईओक्यू की कहानी है, ठीक है जी। ईओक्यू में मैंने आपको कहा था
दो तरह के मामलात इस EOQ में, ये मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने कौन से वाली इन्वेंट्री को देखना होता है। अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को। बाकी वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, मैन्युफैक्चरिंग वाली वो तो प्रोसेस कॉस्टिंग वाली साइड पे थी, ठीक है ना। तो EOQ जो है, इधर होके बैठो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा दूर हो जाओ और दूर, कोने पे हो जाओ, चांद कोने पे हो जाओ, आप भी थोड़ा इधर हो जाओ। चलो अच्छा, आखिरी क्लास में क्यों पैसा सोचते हो जी, थोड़ी जुदाइयाँ आदत डालो ना, मेरे से भी तो आदत डालनी पड़ेगी। आज थोड़ा दूर होके बैठो मेरे से, अरे आज हंस के नहीं बात करनी, ठीक है। EOQ, trading business, import, buys, deals, sells, distribute, all the calculations are made for finished goods, ठीक है। EOQ की कैलकुलेशन हो, टोटल कॉस्ट एट EOQ हो, सेविंग इन टोटल कॉस्ट हो, और बल्क क्वांटिटी, ये 3-4 तरह की EOQ निकलवा लेता था। टोटल कॉस्ट EOQ पे निकलवाता था। कभी कभी यूँ कहता था कि EOQ पर आए हैं तो कितनी कॉस्ट सेविंग आई है, तो हम कहते थे EOQ पर ये टोटल कॉस्ट आई है और पुराने लेवल पे ये आ रही थी, तो सेविंग टोटल कॉस्ट एट एग्जिस्टिंग लेवल, इन दोनों का डिफरेंस देता। अभी फॉर्मेट दिखाता हूँ, ये हम करते थे, ठीक है। और बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट आता था तो हम सिर्फ ये करते थे कि उस टेबल के अंदर एंड पे परचेज प्राइस भी रेलेवेंट कर लेते थे, ठीक है। तो मुझे बड़ा लग रहा है कि इस दफ़ा शायद ये सवाल आ जाए, खैर चले, ये भी आ सकता है और वो जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद वो भी आ सकता है, पर कोई नहीं, 6-7-8 नंबर का सवाल, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इतने कई सवाल आता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये असल में प्रोड्यूस करता है एक प्रोडक्ट जिसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल के लिए सारी कैलकुलेशंस फिर कर रहे होते हैं, चाहे वो EOQ निकालना है। तो वो सवालों में मसला ये आता था, जो कहता था लेट्स से हमने एक प्रोडक्ट अल्फ़ा बनानी है जिसके लिए हमें रॉ मटेरियल P की ज़रूरत है, तो रॉ मटेरियल भी एक अल्फ़ा पर 2 किलो लगता है, तो फिर 2 किलो की कहानी चल पड़ती थी, यानी मटेरियल इतने यूनिट्स आप अल्फ़ा के बनाने हैं तो इतने केजी आपको रॉ मटेरियल के चाहिए, तो कहानी सारी रॉ मटेरियल की चल रही होती थी। फिर जो आउटपुट, जो चीज़ बना रहे होते थे वो साइड पे हो जाती थी कहीं पे, एक बार आपको रिक्वायरमेंट निकलवा कर दे देती थी, ठीक है। तो सारी कैलकुलेशन हम करते थे मटीरियल की। तो EOQ कैलकुलेट करना है, उसी तरह से टोटल कॉस्ट एट EOQ निकालें, सेविंग इन टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो टोटल कॉस्ट एट एग्जिस्टिंग लेवल, टोटल कॉस्ट एट EOQ लेवल, और इवैल्यूएशन ऑफ बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट भी इसमें आता था, ठीक है। तो इसका मतलब ये काम है, EOQ निकालना, फिर EOQ पर टोटल कॉस्ट निकालना, कॉस्ट सेविंग निकालना, या बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट को वैल्यूएट करना। तो ये काम करने के लिए कैसे हम चलते थे, EOQ के लिए फॉर्मूला था 2 इंटू एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट इंटू वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से डिवाइड करके इसका अंडर रूट लेते थे। और मसाइल, मैंने कहा था 3 चीजें ढूंढनी होती हैं इन सवालों में, EOQ निकालना है तो 3 चीजें ढूंढते थे, 3 चीजों में मसले आते थे हमें, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट में, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पे, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में। तो क्या मसाइल आते थे, ये आपके सामने, क्योंकि पहले भी कर लेते तो मैं थक गया था, मैंने कहा बस एग्जांपल लिखी हुई, ठीक है, ओके जी। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट नॉर्मली गिवन होती थी, नहीं तो इन्वेंट्री हो सकती है, बिल्कुल प्रोडक्शन यूनिट्स की तरह से, जो पहला नहीं कॉमन इश्यू पड़ा था, ये वो वाला मामला यहां पे आ सकता था। इन्वेंट्री गिवन होती थी, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, तो सेल की फिगर आ गई, ठीक है। तो हम इससे आपको पता है निकाल सकते हैं, ये हमारी फेवरेट इक्वेशन है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल। आप इसी को रीअरेंज कर लें, अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो उसके लिए ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता था, हमें परचेज की एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट चाहिए होती थी। तो कभी कभी कंज्यूम्ड देकर स्टॉक दे सकता है, तो उससे आप परचेज की रिक्वायरमेंट निकालेंगे। APR के अंदर एक ये मसला आ सकता है, या तो गिवन होगी, या ये मसला होगा, या ज्यादा मशहूर मसला वेस्टेज की परसेंटेज गिवन होगी। इसमें वो 2 वाला मामला नहीं करवाता, कर भी देगा तो कोई मसला। 2 वाला मामला क्या होता है, तो डिसीजन मेकिंग होता है, हमने ये किया तो ये हो रहा है। EOQ के अंदर ऐसा मसला होता नहीं, हो जाए तो वो भी आपको करना आता है, लेकिन इसमें APR में मैक्सिमम ये 3 तरह के मसले आ सकते हैं। या तो आपको मसला नहीं है, दे देगा, जैसे अभी हमें सवाल के अंदर क्या गिवन था, एनुअल डिमांड, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, अभी सवाल किया 1,80,000 यूनिट्स गिवन था। ना गिवन होता तो वो यूं कह सकता था कि एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट तो कोई नहीं, वो कहता जी एनुअल यूजेज इतना है और इतना इतना स्टॉक रखते हैं, तो आप इस इक्वेशन से निकाल लेते परचेज रिक्वायरमेंट।
या तीसरा ये कह सकता था मटेरियल इतना हमें आउटपुट में चाहिए होता है, इतने परसेंट लॉस हो जाता है, तो वो मटेरियल परसेंटेज, क्वांटिटी रिक्वायर्ड लॉस, क्वांटिटी परचेज कितनी करनी है, इनपुट लॉस आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट कितनी, परचेज कितनी करनी है, उसके लिए आपको नॉर्मली ये निकालना पड़ता था, ये गिवन और ये परसेंटेज गिवन होती थी। बिल्कुल वैसे ही आप एग्जांपल बनी हुई है, देख लो ताकि थोड़ा पक्का हो जाए जी। प्रोडक्ट पी की डिमांड है 2000 यूनिट्स और ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल की डिसीजन मेकिंग करनी है, प्रोडक्ट पी का तो कुछ करना नहीं हमने, ठीक है। तो वो 4% ऑफ मटेरियल ए इनपुट लॉस हो जाता है ड्यूरिंग प्रोसेस, तो एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट कैसे निकलेगी। तो पहले तो हमने कहा जी 2000 यूनिट्स बनाने हैं प्रोडक्ट पी के, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पर मंथ है, ठीक है, ध्यान से देखो, पर मंथ है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए, तो एनुअल रिक्वायरमेंट आ गई 24,000। लेकिन ये 24,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, हर यूनिट पर कितने केजी ए लगता है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, अब मेरे पास मटेरियल की रिक्वायरमेंट आ गई। बस इतनी सी कहानी होती थी इसके अंदर। अगली बात अब क्या है, चूंकि इनपुट का 4%, तो ये वही वाली कहानी आ गई, वो +4% एक्स इज इक्वल टू एक्स, वही वाला काम, यानी कि आपने इस जो अमाउंट निकली इसको डिवाइड करना होता था 0.96 से, तो 50,000 किलो आपकी क्या है, एनुअल परचेज रिक्वायर्ड। तो ईओक्यू निकालते हुए एपीआर का मसला आ सकता है आपको, उसमें मैक्सिमम क्या मसले आ सकते हैं, ये 3 ही है, चौथा तो कोई नहीं नजर आया था हमें, यही आ सकते हैं पॉसिबल, ठीक है। और दूसरा, अब ये अच्छा सवाल अगर बने ईओक्यू का तो इस तरह से बने, वो इसके अंदर मसला डाले। उसके बाद ये मसले भी होते हैं, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको ढूंढनी पड़ सकती है, तो किस किस नाम से आ सकती है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर, परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर, एडमिन कॉस्ट पर ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो पर ऑर्डर कॉस्ट है, ठीक है, वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। और वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट होती है वो पर यूनिट पर एनम होती हैं, स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वेयर हाउसिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, रेंटल कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट। ये 3 जो है ना, ये तीन आपको नॉर्मली सवालों के अंदर गिवन होती थी एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस, जिनमें मसला आता था अगर डिस्काउंट आ जाता था, याद है डिस्काउंट आता था, तो चूंकि परचेज प्राइस बदल जाती थी, ये परसेंटेज ऑफ परचेज कॉस्ट लेनी होती थी, तो इनमें भी मसला आ जाया करता था, ठीक है। ये जनाब आपका ईओक्यू। अच्छा, अब ईओक्यू निकल आया तो उसके बाद आप अगला काम क्या करते होते थे, ये एक ही टेबल में सारा कुछ ही कर दिया मैंने, यानी कि ईओक्यू निकालने के बाद अगर वो सिर्फ ईओक्यू टोटल कॉस्ट निकलवाए तो, और अगर वो कहे करंटली ये लेवल है और ईओक्यू निकालो और कॉस्ट सेविंग बताओ, तो ये 2 आ जाते थे। और अगर डिस्काउंट, अच्छा उसके अंदर पहली 2 चीजें सिर्फ होती थी, लेकिन जब डिस्काउंट भी साथ आ जाए तो फिर ये नो डिस्काउंट, ये विद डिस्काउंट, जितने ऑप्शंस हों वो करके एक चीज एडिशनल क्या आ जाती थी। तो ये मैंने ये एंड वाला फाइनल वाला टेबल बना दी, इसमें सारा कुछ ही आ जाता है, ठीक है। तो जब ईओक्यू निकल आया तो उसके बाद आप एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट निकाला करते हैं। ईओक्यू लेवल पे ये बराबर होती हैं अगर सेफ्टी स्टॉक ना हो। याद है, याद नहीं भी आया तो अभी आज वाले सवाल में याद आएगा, किया भी था, याद भी आएगा। ईओक्यू लेवल के ऊपर एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती हैं अगर सेफ्टी स्टॉक ना हो तो, ठीक है। तो ये इस लेवल की कॉस्ट और किसी और लेवल की कॉस्ट से डिफरेंस ले सकते हैं। अगर डिस्काउंट आ जाए तो एक एडिशनल चीज क्या आ जाएगी। अब फॉर्मूलाज क्या थे, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट कैसे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते थे। जो एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट आपके पास सवाल में होगी उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ, यानी ऑर्डर क्वांटिटी के साथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने, जो ऑर्डर निकल आए तो कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दें। अब जब आपकी ये ऑर्डर क्वांटिटी बदलेगी तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बदलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बदलेंगे तो वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट ये टोटल में बदल जाएगी। फिर होल्डिंग कॉस्ट निकालते थे, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, तो ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, एवरेज स्टॉक लेते थे, सेफ्टी स्टॉक है तो वो भी ऐड कर देते थे और मल्टीप्लाई करते थे वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, ठीक है। और अगर बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है तो बस सवाल खत्म। लेकिन बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट आ जाए, क्योंकि अगर बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है तो फिर तो हर लेवल के ऊपर परचेज कॉस्ट तो सेम है, तो इसलिए उसको रेलेवेंट ही नहीं कहते थे कि यार ले भी लो तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट आ जाता था तो फिर आपको पता है फिर ये परचेज प्राइस बदलती थी हर यूनिट की, तो इसी हिसाब से फिर आपकी ये कॉस्ट भी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाती थी, ठीक है। और सही है, इसको कैसे निकालते थे आप, जो आपकी परचेज रिक्वायरमेंट है एनुअल उसको मल्टीप्लाई करना है ना, इतने केजी मंगवाने हैं, अभी देखा हमने 50,000 केजी मंगवाने हैं तो इनटू परचेज प्राइस।
अब परचेज प्राइस विद नो डिस्काउंट फुल वाली होगी, डिस्काउंट के साथ डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगी। अच्छा, डिस्काउंट आने में एक मसला इसमें भी आता होता था, याद है ना, वो मैंने अभी बताया भी है कि चूंकि आपकी नॉर्मली होल्डिंग कॉस्ट हो गई, फाइनेंस कॉस्ट हो गई, ये परचेज प्राइस के परसेंटेज गिवन होती थी, तो फिर ये बदल गया डिस्काउंट की वजह से, तो वो होल्डिंग कॉस्ट भी बदलती थी हर लेवल के ऊपर, फिर वो भी बदली हुई आ सकती थी। ठीक है, तो ये जनाब आपका कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में, यही डिस्काउंट वाले केस में ये मसला होता है। ये मैंने इसलिए हाईलाइट करके अलग बताया। अगर तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो है वो गिवन है एज अ फिगर 10 रुपए, फिर तो मसला ही कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम गिवन है एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज कॉस्ट, तो बच्चा ये भूल जाता है, पहली बार निकाल लिया वह वही यूज करी जा रहा है। और भाई अगर परचेज प्राइस बदल रही है तो होल्डिंग कॉस्ट भी बदलेगी। तो अज्यूम नॉर्मल परचेज प्राइस 100 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 5% है, तो ईओक्यू लेवल पे कोई डिस्काउंट नहीं था, तो 100 का 5% आ गई वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। और अगर 8000 यूनिट्स पर लेट से 5% डिस्काउंट था, ठीक है, तो सॉरी 2% डिस्काउंट था, 2 ही है, ठीक है, 2% डिस्काउंट था, तो ये 98 हो गया, तो अब 98 का 5%। और अगर इससे आगे गए तो 4 रुपए डिस्काउंट मिल गया, 4% डिस्काउंट मिल गया, तो फिर उस 96 का 5%। तो ये एक कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी जनाब आपकी ईओक्यू की है कि ईओक्यू में आपने ये 4 काम करने थे। इसको छोड़ो, यहां से बात शुरू होती है। आप ईओक्यू निकालते थे जिसमें आपको इन 3 चीज़ों के मसाइल आते थे। एनुअल परचेज, मैंने याद करो, मैं कहता था 3 चीज़ें पूरी करो, ये 3 चीज़ें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको पूरी करनी पड़ती हैं। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। जब ये निकल आती हैं तो उसके बाद फिर आपको तस्वीरें ना खींचें, ये इंशाल्लाह बना के भेजूंगा आपको, अल्लाह करे बन जाए, नहीं तो फिर तस्वीरें करके भेज दूंगा। जैसे जितनी स्क्रीन पे आएगी ना तस्वीर, कैमरे में खींच के वो तस्वीरें उन्होंने कहूँगा कंबाइन पीडीएफ बना देंगे। तस्वीर की क्वालिटी वो नहीं होगी जो असल फाइल पीडीएफ की होगी, अगर तो गुजारा वायरल कर लेना, फिर पहले कोशिश करूंगा बन जाए, आपके लिए बनाया ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको ईओक्यू मिल जाएगा इन मसाइल से गुजरने के बाद। भाई आप बहुत लेट हो गए, हम तो क्लास ख़त्म कर रहे हैं अब, चलें कोई नहीं, ख़त्म कर देंगे बस 2 घंटे में इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास जो है वो काम करना पड़ सकता था आपको। टोटल कॉस्ट आप निकाला करते थे, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल परचेज कॉस्ट तब आती थी जब डिस्काउंट। प्रॉब्लम क्या आती है वो आपको बता दी, ठीक है। चलें अब एक सवाल और कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे। आखिरी वाले की सिर्फ रिवीजन ही है, ज़बानी कलामी। अब इसके जो सवाल करवाए हैं बस वही कर लेना, रिवीजन प्लान वाले सवाल के अलावा कुछ सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। हाँ, क्योंकि इस दौड़ का कोई एंड है ही नहीं। आप 100 सवाल करके जाए, पर्चे में 151 है, तो बस मिलती जुलती चीज़ें जो मिल जाती हैं वो हमारे फ़ायदे की हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसका तो कोई एंड है नहीं, ठीक है। तो बस एक हद तक रीज़नेबल एश्योरेंस ही दी जा सकती है। आप भी यही देते हैं, मैं भी ये देता हूँ, अल्लाह के फजल का इंतज़ार करते हैं। बस फाइटर्स जो हैं वो पास हो जाते होते हैं, मसला कोई नहीं है, ठीक है। आए जी, ये सवाल नंबर 3 कर दें अब। डिटरमिन रिवाइज्ड ईओक्यू, अच्छा पहले भी ईओक्यू पे है। डिटरमिन रिवाइज्ड ईओक्यू इफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजेस टू, अच्छा अब इसमें मेरे ख्याल में वही मसला होना है, शायद होल्डिंग कॉस्ट इसने जोड़ी होनी है कॉस्ट के साथ, तो मसला हो जाना है। ये सवाल इतना छोटा था, मैंने परसों परलेन देखा था, मैंने कहा था यार इसका क्या बच्चों को सोल्यूशन दूं, 5 मिनट में हो जाना है। अच्छा, अ कंपनीज मेन रॉ मटेरियल हैज एन एनुअल कंजम्पशन ऑफ, लो एपीआर उसने दे दी, टेंशन मुकी। कंपनी इश्यूज ऑर्डर यूजिंग ईओक्यू ऑफ 80,000 यूनिट्स, ये ईओक्यू ही उसने बताया कि ऑलरेडी ईओक्यू है। एसोसिएटेड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट अमाउंट टू 30 रुपए पर यूनिट, जिसकी डिटेल कुछ ऐसे है। इंश्योरेंस 2% ऑफ कॉस्ट आती है और वेयर हाउसिंग है बेस्ड ऑन, तो वो तो जितने यूनिट्स होंगे वो उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। असल मसला तो इसका है, ठीक है। अब पता नहीं ओरिजिनल वाली कॉस्ट कितनी थी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन नई वाली कॉस्ट उसने दे दी है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ईओक्यू लेवल के ऊपर उसूल क्या है? एनुअल टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है ना, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट, ये इससे बराबर होती हैं। एट ईओक्यू लेवल यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं,
जी एट एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट के। ठीक है जी। अच्छा, अब ईओक्यू का अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल सकते हैं। मुझे क्या 3 चीज़ें चाहिए? मुझे एपीआर चाहिए, वो गिवन है। उसके बाद मुझे वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। ढूंढने निकले ना ये तीनों चीज़ें, तो ढूंढेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा मिल जाएंगी। ठीक है, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं पता, और खैर से वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट तो निकल सकती है। वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकल सकती है, बहुत आसान है। इधर देखें, एक तो आपने 1160 का 2% लेना है। वैसे इस 18 से ये भी पता लग सकता है कि ओरिजिनल मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी, पर मुझे क्या उसकी कोई ज़रूरत है? होती तो मैं कर सकता था कि अगर ये 18 जो है ये परचेज प्राइस का 2% है, तो फिर वो 100 कितना था, तो डिवाइड बाय दिस इंटू 100 कर सकते थे। लेकिन क्या मुझे उसकी ज़रूरत है? ज़रूरत होती तो करते ना। ठीक है, मेरे पास तो 1160 उसने बता दिया। वो यूँ कहता, हो सकता था यूँ कह सकता था कि जी ओरिजिनल जो थी उसका इतने % मटीरियल कॉस्ट बढ़ गया, फिर मारे जाते, फिर हमें ये करना पड़ता। ठीक है, कि ओरिजिनल वाली निकालते, फिर वहाँ से रिवाइज वाली मटेरियल कॉस्ट निकालते। ठीक है, खैर, तो ये जनाब आ गया आपके पास क्या चीज़ आ गई? ये क्या आ गया जी? वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, ये तो आपकी इंश्योरेंस है। वेयर हाउसिंग भी पर यूनिट है, ये ऊपर पर यूनिट लिखा हुआ है। तो ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट कितनी है जी? 12 रुपये पर यूनिट। कितना आता है? ये 35.2 आ गया। अब मसला कहाँ पे फंस गया आके? अब क्या करें? कॉस्ट पर अच्छा, अब सारी चीज़ें तो निकलती चली आ रही हैं, मुझे रिवाइज्ड ईओक्यू तो चाहिए। नंबर ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट से आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकल सकते हैं, और फिर ईओक्यू से आपकी, चलो शुरू करें फिर। मुझे बताइए, अगर मैं ये वाले उसूल पे चलता हूँ, एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट के, तो कोई एक निकल सकती है। पहले तो निकालो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितनी एनुअल रिक्वायरमेंट? 960 डिवाइडेड बाय 80,000, तो कितने ऑर्डर्स आ गए? 12 ऑर्डर्स। यानी सालाना आपके टोटल ऑर्डर्स कितने होते हैं? कोई एक निकल आए ना, मतलब इन दोनों में से कोई एक निकल आए, दूसरी उसी के बराबर है, और ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 आ गए। कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढने निकला हूं मैं असल में तो। ठीक है, तो 12 ऑर्डर्स है। उसके बाद चलें, लगाएं जी पुराना ईओक्यू का फॉर्मूला, ये वर्किंग ही चल रही है। ठीक है, ईओक्यू का फॉर्मूला जो था उसमें मुझे आंसर पता है कितना, 80,000 और 2 इंटू 9,60,000 इंटू, यही तो ढूंढना है, डिवाइडेड बाय ये भी गिवन है। चलो हाँ जी, अब मुझे बताओ एक्स यानी वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ये कितनी है? 1 लाख। चलो ये भी मिल गया। तो यहाँ से तो काम ही हो गया यार, मेरे ख्याल से तो 1 लाख नहीं है, तो फिर क्या है बेटा? ये देखो, ये कैलकुलेटर पे ना एक्स डालना है इसको। ठीक है, 1 लाख नहीं है, है नहीं है। अब नहीं वाले कितने थे पहले? ऑप्शन कर लेते हैं, एमसीक्यूज होते नहीं, हम बना लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, एम एमसीक्यू नहीं होते ना। कर लें, सही है, फाइनल है। चलें चलें जी, अब कॉस्ट पर ऑर्डर भी आ गया। अब ये कॉस्ट पर ऑर्डर, तो मुझे तो यही चाहिए थी।
मुझे इसकी ज़रूरत कोई नहीं फ़िलहाल नज़र आ रही। चले अच्छा, अब उसने कहा था रिवाइज ईओक्यू निकाल दो। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह अभी निकाल देते हैं। रिवाइज ईओक्यू के अंदर तो सिर्फ आपको मसला किससे हो रहा है, ये यार तुम ज़रा साइड पे हो ना, एक मिनट, हम 1 बाय 1 ये चीज़ें लेते आ रहे हैं जी। तो ये वर्किंग ज़रा प्लस माइनस चल रही, मतलब ऊपर वर्किंग आ गई, नीचे रिक्वायरमेंट चल गई, ठीक है। तो रिवाइज ईओक्यू चाहिए 2 इंटू यहीं एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट बदली हो जी, कॉस्ट पर ऑर्डर निकल चुकी है, अब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम भी निकल चुकी है। ले सवाल तो हो भी गया वर्किंग 1 जी, अंडर रूट ज़रूर लेंगे जी। जी कुछ और कहा है उसने या बस इतना ही था? 7,8,7,3,855 यूनिट्स। तो ये सवाल बस इतना सही है। फिर ज़रा सीधा कर लिए ना, सोल्यूशन की पिक्चर नहीं खींचनी। सोल्यूशन जब शुरू होता है तो ऐसे ही होता है। तो आपने हमेशा, मैंने आपको कहा हुआ है कि पहले एक सफ़ा जो छोटा सा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी जी, सफ़े के ऊपर छोटा सा हिस्सा, आपको क्या कहा उसने, रिवाइज ईओक्यू निकालो, 3-4 लाइनें छोड़ दो बस, उसके बाद अल्लाह का नाम लेके वर्किंग शुरू कर दो, आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। ये जनाब का सवाल तो हो गया ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 ऑटम 24 का है। तो वैसा सवाल देकर आप कहो कि जी ईओक्यू आ गया था, वैसे मैंने कहा था बच्चों को कि आएगा लेकिन इतना थोड़ा आएगा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। तो खैर, अब और चांसेस बढ़ गए हैं कि आपको एक फुल फ्लैज सवाल मिले जिसके अंदर आपसे वो डिस्काउंट वगैरह को भी ले करके डिसीजन मेकिंग करवा ले। मज़े का सवाल होता है, अच्छा सवाल होता है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब ब्रेक नहीं, अभी नहीं, 1 मिनट ये सिर्फ पढ़ लो एक दफ़ा, उसके बाद सीवीपी का एक सवाल करके ब्रेक करें और फिर आकर रिसेंट टाइम का सवाल करें। सीवी के 2 सवाल करने, मतलब एक छोटा सा सवाल ही है वो आपके हैंडआउट में जो आपको दिया था, जो आप घर फेंक आए होंगे, दोबारा देना पड़ेगा, जिस पे मैंने रिंग वाला सवाल लिखा हुआ था, उससे अगले सब एक छोटा सवाल था, आपने लिफ्ट नहीं कराई उसको, तो वो सवाल छोटू सा करना इसलिए है कि सीवीपी ज़रा फार्मूला होते हैं ना तो भूले होते हैं, तो उधर छोटा सवाल हो जाएगा तो सीधा हो जाएगा हाथ। वैसे मुझे लग रहा है इस दफ़ा मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी पूछेगा आपसे, क्योंकि इतना सिंपल सवाल आया सीवीपी का कि इस दफ़ा थोड़ा सा उसको इधर जो है वो गुस्सा निकालना चाहिए। पर गुस्सा भी निकालेगा तो हमें क्या, हमारे तो पेड फॉर्मेट है। आपको सीवीपी सबसे ज़्यादा पसंद है, बस ये ना कहना या अल्लाह वो आ जाए, कहना या अल्लाह जैसा पर्चा हम पास हो, ये ना हो कि वो आए और फिर वो जाए, आए और जाए, समझ ही ना आए, ठीक है। लास्ट थिंग इज ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल। इस सवाल के अंदर हम बेसिकली ये सेफ्टी स्टॉक का ही फॉर्मूला लिख लेते थे डिफरेंट रीऑर्डर लेवल्स पे। ये जब भी आपने सवाल किया ना, इससे रीऑर्डर लेवल आपका जो है वो निकला है। अब हो सकता है वो इससे आगे चला जाता, वो कहता कि इन दोनों लेवल्स पे, आपने देखा है दोनों लेवल्स के ऊपर रीऑर्डर लेवल भी डिफरेंट और सेफ्टी स्टॉक भी डिफरेंट है। तो देखो, रीऑर्डर लेवल और सेफ्टी स्टॉक के डिफरेंस की वजह से अगर सेफ्टी स्टॉक कम है तो होल्डिंग कॉस्ट कम पड़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक आउट के चांसेस ज़्यादा होंगे, वो जो आगे लिखा हुआ था, ठीक है। और अगर सेफ्टी स्टॉक ज़्यादा रखा है तो फिर होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा है स्टॉक। तो ये जो सवाल अभी आपने किया है, इससे अगला स्टेप ये होता है, ठीक है, कि वो आपसे कह सकता है कि सजेस्ट करो कि ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक क्या है, और फिर उसके साथ ही वही रीऑर्डर लेवल बन जाता है ना, ठीक है। तो सेफ्टी स्टॉक हम ये रखें या ये रखें, उसका डिसीजन किस बेस पर लेते हैं, अगेन टोटल कॉस्ट की बेस पर, ठीक है। कि सेफ्टी स्टॉक होल्ड करने की होल्डिंग कॉस्ट है और सेफ्टी स्टॉक की वजह से हम स्टॉक आउट से बचते हैं। तो जितना सेफ्टी स्टॉक बढ़ाएंगे उतना होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट कम होती जाएंगी। जितना सेफ्टी स्टॉक कम करेंगे होल्डिंग कॉस्ट तो कम होगी, लेकिन रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट बढ़ता जाएगा। और स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन लॉस।
गाहक ना मुड़ जाए। तो इसका ये फॉर्मेट बना लिया था, हालांकि थे वही फॉर्मूलाज। मैं जरा चैप्टर दिखाऊं ना कि असल में कहानी से शुरू की थी हमने, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये पढ़े। असल कहानी शुरू की थी ऐसे, पहले हमने लिखा था कड़िंग कड़िंग, क्या यार वैसे वेले होते थे हम भी, कितने वेले होते थे। ये असल में तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक निकालनी होती है, तो सेफ्टी स्टॉक पे वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम लगाना है। फिर एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है, तो एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकालते हैं और उस पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, हर बार ऑर्डर आने पर स्टॉक आउट होने का चांस होता है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करके स्टॉक आउट कॉस्ट ले लेते हैं, जो नॉर्मली हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन पर लॉस पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लॉस ही होता है। लेकिन इन्हीं फार्मूलाज को हमने इस टेबल के अंदर जो है वो चेंज करके लिख लिया था। तो यही वाला टेबल कॉपी पेस्ट हुआ पड़ा है ये, ठीक है। कि पहले क्या चीज चाहिए हमें, सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट, तो पहले सेफ्टी स्टॉक चाहिए। और सेफ्टी स्टॉक का भी तो फॉर्मूला लिखकर आए। सेफ्टी स्टॉक कैसे निकाला था, रीऑर्डर लेवल माइनस, तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, बस ऐसे लिख दिया। एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम के बजाय एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम लिख दिया हमने, ड्यूरिंग लीड टाइम, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक इनटू वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये इसकी कॉस्ट आ गई। इस रीऑर्डर लेवल के ऊपर सेफ्टी स्टॉक डिफरेंट होगा तो होल्डिंग कॉस्ट डिफरेंट होगी। डन हो गया। अच्छा, अब सेफ्टी स्टॉक डिफरेंट है तो फिर स्टॉक आउट के चांसेस जैसे स्टॉक आउट भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो स्टॉक आउट का यूनिट निकालना थोड़ा सा मसला होता था, उसकी वर्किंग की थी। जितने सवाल करवाए हैं बस वही कर लेंगे, वही कर लीजिएगा, ठीक है। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट में एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स लेते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर स्टॉक आउट कॉस्ट भी निकाली होती है पर यूनिट, उससे मल्टीप्लाई करके एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाती है। इसका टोटल करें, ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक है। इस सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट होने की कॉस्ट मिलाकर इतनी बनती है। दोनों ऑर्डर लेवल्स के ऊपर, दोनों रीऑर्डर लेवल्स के ऊपर जहां पर डिफरेंट सेफ्टी स्टॉक्स हैं, ये कॉस्ट डिफरेंट होंगी। तो फिर इनमें से जिस पर मिनिमम कॉस्ट होगी हम वो कहेंगे यार ये बेहतर है। जैसे वो इससे आगे गया नहीं, ये इस लेवल पे उसने आपको छोड़ दिया कि अगर 7 दिन के लीड टाइम के साथ चलें तो कितना सेफ्टी स्टॉक और क्या रीऑर्डर लेवल हो। मैक्सिमम को छोड़ो, जरा साइड पे कर दो, मैक्सिमम को साइड पे कर दो, इन दो की बात करो तो, ठीक है। आपने पिछला सवाल अभी किया ना, यहीं पे किया था, यहीं पे किया था ना हमने। ये वो इससे आगे जा सकता था, वो यूं कह सकता है कि आपका रीऑर्डर लेवल 4410 और सेफ्टी स्टॉक 810 हो, या आपका 5040 रीऑर्डर लेवल और 1440 सेफ्टी स्टॉक। उसने सिर्फ कहा था निकाल के दे दो, उसने ये तो नहीं कहा अभी इनमें से कौन सा रखना चाहिए। तो इनमें से कौन सा रखना चाहिए भाई, जिनमें स्टॉक की कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो, तो हमने इन्हीं दोनों को पकड़ लेना। यही रीऑर्डर लेवल पे ये सेफ्टी स्टॉक निकाला, इस सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट है और स्टॉक आउट होने के चांस, फिर वो जो अगले वाली लाइन थी वो तब यूज होती है, स्टॉक आउट होने के चांसेस इतने हैं, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस आ गया। तो इससे अगला स्टेप होता है कि ये दो लेवल्स तो निकाल लिए, अब कौन से वाला हो। सेठ साहब कहते हैं यार बताओ इनमें से कौन से वाला ठीक रहेगा। आप कहते हैं जी मैं बस एक वर्किंग करके आया, अपना रजिस्टर जाके खोलते हैं घर आके, और आकर आप ये दोनों कॉस्ट निकाल कर कहते हैं जी इन दोनों में से लेट्स से ये वाला बेहतर है, इस पर टोटल कॉस्ट जो है वो। तो आपने जब यहाँ पर कड़िंग हो, कड़िंग इसको लगा दें, घंटी इस लेवल पे लगा दें, स्टॉक इन्वेंट्री के गोदाम के टोकरी के अंदर जब यहाँ पर स्टॉक पहुँचे तो कड़िंग हो जाए तो आप स्टॉक ऑर्डर प्लेस कर दें और इतना सेफ्टी स्टॉक आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये असल में अगली बात, ओके। तो इसके लिए भाई जितने सवाल हैं ये मैंने थोड़ी सी वर्किंग आपके लिए की कि एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम कैसे निकाला करते थे। यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम ले लिया, प्रोबेबिलिटी ले ली और एवरेज यूजेज निकल आई। फिर एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स कैसे निकालते थे, ये हर रीऑर्डर लेवल के लिए, हर रीऑर्डर लेवल के लिए अलग अलग करना पड़ता था। ये बड़ी मुसीबत थी, ठीक है ना। कि रीऑर्डर लेवल अगर मिसाल के तौर पे 10 यूनिट्स है तो यूजेज कितनी है, फिर रीऑर्डर लेवल माइनस करके और शॉर्टेज निकाल ली और फिर प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके हम टोटल अमाउंट निकालते थे। इसको फिर स्टॉक आउट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते थे। तो जो सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ करवाए हैं, सिर्फ वही आपने कर लेने, ओके। चले, तो कितनी देर की होगी भाई रिकॉर्डिंग ये वाली? अभी तो सिर्फ 35 मिनट की हुई है, हैं? सीवीपी का सवाल करके एक तो जाएं या ब्रेक के बाद आएं? अच्छा, फिर ज़रा ये देख लेते हैं कि हमारा रहता क्या क्या है। वैसे तो कुछ भी नहीं रह गया, आपस की बात है, सिर्फ सीवीपी वाला सवाल ही है।
तो CVP की मैंने रिवीजन करानी है, फार्मूलाज की, एक छोटा सवाल करना है उसकी, ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। फिर ये वाला सवाल हम करेंगे, और उसके बाद जो आप लोगों ने जिद पकड़ी हुई है वो वाला सवाल भी करवा के आपको फिर फ्री कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में फिर ब्रेक लेते हैं ताकि थोड़ा फ्रेश होकर आएँ और CVP करें। तो पार्ट 2 क्लोज कर।